नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे YouTube मंच में आपका स्वागत है। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। यहाँ गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, एक जो हमारे कांग्रेस के साथियों में बहुत उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है, तो मैं एक अपना अनुभव बताना चाहता हूं। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि उस जमाने में जब परीक्षा का परिणाम आता था तो सिर्फ डिवीजन पता लगती थी। फर्स्ट डिवीजन एक, रोमन में सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। एक हम लोगों के मोहल्ले में सज्जन थे, वो थर्ड डिवीजन पास हुए, एक लड़का, और एक फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन वाला मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के यहां खुशी नहीं थी, तो दूसरे ने पूछा, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास हुए हो तो तुम्हारे अंदर खुशी क्यों है, इतनी खुशी क्यों है? तो जानते थर्ड डिवीजन वाले ने क्या जवाब दिया? साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक, हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी। यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदय ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये के बारे में यह विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी किए थे। उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि यह देश के इतिहास में 60 साल के बाद यह पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है
सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी, तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।